चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग कॉम्बिनेशन के सम्स देख रहे थे, एक्सरसाइज 6.2 देख रहे थे, जिनमें कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे करते हैं तो वो हम लोग देख रहे थे ना एक्सरसाइज 6.2 में, जिनमें 1 to 13 तक के हमने क्वेश्चंस देखे थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करें, क्वेश्चन नंबर 14 वो हम लोग कंटिन्यू करें। तो देखो, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो और देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ होटल ऑनर सब्सक्राइब 3 न्यूज़पेपर एंड 2 मैगजीन्स फ्रॉम 8 डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड 5 डिफरेंट मैगजीन्स अवेलेबल इन द सिटी। और दूसरी कंडीशन दी गई है कि इफ अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज टू बी सिलेक्टेड एंड अ पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, देन इन हाउ मेनी वेज कैन दिस सिलेक्शन बी डन। अब देखो, इसके अंदर ही दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क करके जो इफ करके दिया हुआ है वहां से फिर अलग क्वेश्चन शुरू हो रहा है। यहां पर ऐसा दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज अ होटल ओनर सब्सक्राइब 3 न्यूज़पेपर एंड 2 मैगजीन। जो होटल का मालिक है तो वो होटल में सब न्यूज़पेपर मैगजीन्स रखते हैं ना, तो उसे 8 डिफरेंट न्यूज़पेपर है, 8 डिफरेंट न्यूज़पेपर है, उनमें से 3 न्यूज़पेपर उसे सिलेक्ट करने हैं और 5 मैगजीन्स हैं, उनमें से 2 मैगजीन उसे सिलेक्ट करनी है। पहली कंडीशन ये। फिर इफ करके वो अलग से सम दिया हुआ है, तो पहले एक सम गिन ले, पहले एक कंडीशन गिन ले। जो नॉर्मल कंडीशन है उसकी कि 8 में से 3 उसे सिलेक्ट करने न्यूज़पेपर और 5 मैगजीन में से 2 मैगजीन सिलेक्ट करनी है, तो उसका टोटल सिलेक्शन देख लेना। पहली कंडीशन तो वो नॉर्मल दी गई है कि यहाँ पर 14th में लिखें कि जो पहली कंडीशन है उसके लिए टोटल सिलेक्शन, तो टोटल सिलेक्शन में लिखें कि 3 न्यूज़पेपर्स आउट ऑफ 8 न्यूज़पेपर्स के 8 में से 3 सिलेक्ट करने। एंड कंडीशन आएगी ना कि बाकी के एंड 2 मैगजीन सिलेक्ट करनी है, 2 मैगजीन्स आउट ऑफ 5 मैगजीन्स के 5 में से 2 मैगजीन उन्हें सिलेक्ट करनी है। ये कंडीशन बनी कि नहीं? ये पहली नॉर्मल कंडीशन दी गई है। फिर इफ करके वो अलग क्वेश्चन है जो हम लोग फिर देखेंगे। पहली कंडीशन में ऐसे दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज, मतलब कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई 8 में से 3 न्यूज़पेपर सिलेक्ट करने हैं और 5 में से 2 मैगजीन सिलेक्ट करनी है। तो इनका अब अगर सिलेक्शन देखें ना, तो इनके सिलेक्शन में ऐसे हो जाएगा कि अगर 8 में से 3 सिलेक्ट करनी है मतलब 8C3, ऐसे ही करते हैं ना सब में। 8 में से 3 सिलेक्शन मतलब 8C3 एंड मतलब मल्टीप्लाई कि 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं मीन्स 5C2। ये हो गया ना, 5 में से 2 सिलेक्शन मीन्स 5C2। अब इनके जो आंसर लिखे ना कि जैसे 8C3 मतलब 8 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 8 7 6 और नीचे 3 को भी 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 2 1, ऐसे हो गया। मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई, ये 5C2, तो 5C2 के आंसर में 5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 2 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे हुआ कि नहीं? ये ना, तो अब इनका आंसर देखो, तो इनके आंसर में कर सकते हैं जैसे ये 3 2 जा 6 वो कट हो गया, यहाँ पे बचा 8 7 जा 56 और मल्टीप्लाई इसमें, तो इसमें कट होगा ये 2 2 जा और 5 2 जा 10, तो 56 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 560। मतलब उसे जो मैगजीन और न्यूज़पेपर सिलेक्ट करने हैं ना कि 8 में से 3 न्यूज़पेपर सिलेक्ट करने हैं, 5 में से 2 मैगजीन सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए 560 वेज हैं, बराबर। 560 वेज हैं कि जिनमें से वो सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और अब इफ करके दूसरी कंडीशन, दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ही, अब दूसरे सिलेक्शन के लिए ऐसे कहा गया है कि इफ अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज टू बी सिलेक्टेड। देखो, 8 में से 3 न्यूज़पेपर सिलेक्ट करने हैं ना, उसमें एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर तो सिलेक्ट करना ही करना है। एंड अ पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट टू बी सिलेक्टेड,
और जब 5 में से 2 मैगजीन सिलेक्ट करनी है, उसमें से एक मैगजीन तो सिलेक्ट करनी ही नहीं है, पर्टिकुलर मैगजीन नहीं सिलेक्ट करनी है। देन इन हाउ मैनी वेज कैन दिस सिलेक्शन बी डन, तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा वो बताओ। पता है ये पर्टिकुलर वाला कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा था, कल किया था क्वेश्चन नंबर 12, उसमें हमने देखा था ये पर्टिकुलर वाला। उसे भी रिवाइज करना क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें भी देख लो। पहले न्यूज़पेपर का देखें कि देखो 8 न्यूज़पेपर हैं, 8 न्यूज़पेपर है, उसमें कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है कि सपोज कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर हमें सिलेक्ट करना ही करना है। जो 3 सिलेक्ट करना है ना, तो 3 में से ये तो एक कंफर्म सिलेक्ट करना है, बाकी के 2 इन 7 में से कोई भी सिलेक्ट करो, बराबर। न्यूज़पेपर के लिए एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर कंफर्म सिलेक्ट करना है और बाकी के 2, तो बाकी के 2 न्यूज़पेपर इन 7 में से कोई भी, तो टोटल 3 न्यूज़पेपर होंगे ना, बराबर ना। तो पहले इस न्यूज़पेपर का सिलेक्शन लिखें, इसमें जो दूसरी कंडीशन दी गई है उसके लिए लिखें टोटल सिलेक्शन में। तो न्यूज़पेपर के लिए ऐसा लिखा जाएगा कि वन पर्टिकुलर न्यूज़पेपर and 2 other newspapers out of 7 remaining newspapers, 7 remaining newspapers, बराबर। देखो कि ये न्यूज़पेपर की कंडीशन क्या हुई उसमें, तो न्यूज़पेपर की कंडीशन ऐसे हुई कि हमें 3 न्यूज़पेपर सिलेक्ट करने थे, जिसमें से ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर तो सिलेक्ट करना ही है, 1 पर्टिकुलर न्यूज़पेपर वो लेना है, और बाकी के जो 2 है ना, तो बाकी के 2 इन 7 में से कोई भी ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं ना 2 अदर न्यूज़पेपर आउट ऑफ 7 रिमेनिंग न्यूज़पेपर्स, बराबर, कि बाकी के 7 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अब एंड दूसरा मैगजीन के बारे में लिखें, एंड ही होगा ना कि न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दोनों सिलेक्ट करने हैं। तो मैगजीन में ऐसा है कि 5 मैगजीन हैं, कि उन 5 मैगजीन में से 2 सिलेक्ट करनी है, लेकिन अब पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर मैगजीन हुई तो उसे सिलेक्ट नहीं करना है, बराबर ना। कि अगर कोई ये पर्टिकुलर मैगजीन हुई कोई भी नाम की, जो भी नाम की हुई, भाई इंडिया टुडे नाम की ये पर्टिकुलर मैगजीन है, वो सिलेक्ट नहीं करनी है। तो ये लेनी नहीं है, तो जो 2 मैगजीन्स लेनी है वो किस में से लेनी पड़ेगी, बाकी 4 में से लेनी पड़ेगी ना, बराबर ना। उसे 4 में से ही 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं मैगजीन, क्योंकि वो तो मैगजीन लेनी ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो 2 मैगजीन बाकी 4 में से, तो एंड मैगजीन के लिए ऐसे लिख सकते हैं, अ पर्टिकुलर मैगजीन is not to be selected, so 2 मैगजीन्स जो टोटल सिलेक्शन में लिख रहे हैं, so 2 मैगजीन्स आउट ऑफ 4 रिमेनिंग मैगजीन्स, कि अब 2 मैगजीन सिलेक्ट करनी है जो 4 बची उसमें से, ठीक है ना। कि देखो एक मैगजीन तो लेनी ही नहीं है, ये वाली मैगजीन नहीं लेनी, तो बाकी 4 में से ही 2 लेनी है, ये कंडीशन हुई कि नहीं। तो देखो अब इन दोनों को अगर हम लोग इसमें लिखें ना मैथमेटिकल फॉर्म में, तो पहले न्यूज़पेपर के ब्रैकेट के लिए वो लिखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर लेना है, तो एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर मतलब उसको 1C1, भाई एक न्यूज़पेपर तो लेना ही है ना उसमें, 1C1। एंड लिखते हैं मतलब मल्टीप्लाई 2 अदर न्यूज़पेपर आउट ऑफ 7 रिमेनिंग न्यूज़पेपर, तो बाकी 7 में से 2 लेने हैं, एक पर्टिकुलर लेना है उसको 1C1, बाकी 7 में से 2, 7 में से 2 मतलब 7C2, बराबर ना, 7C2। एंड फिर एंड है मतलब मल्टीप्लाई करके दूसरा ब्रैकेट मैगजीन के लिए,
ठीक है ना, उसमें भी एंड ही है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन अलग अलग लेने हैं। ऐसा तो नहीं है या तो न्यूज़पेपर लो या तो मैगज़ीन लो, ऐसी कंडीशन तो नहीं है ना। अगर ऐसा होता है या तो न्यूज़पेपर लेना है या तो मैगज़ीन लेनी है, तो फिर और लिखते कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, बराबर। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन दोनों लेने हैं, तो एंड आएगा ना उसमें, बराबर। तो अब इसमें मैगज़ीन लेनी है, एक तो लेनी नहीं है, बाकी चार में से दो मीन्स 4C2, ये आंसर ना। तो मतलब इसमें अगर लिखे ना तो 1C1, उसका आंसर 1 ही आएगा। 7C2, तो 7C2 का अगर आंसर लिखो भाई 7 मल्टीप्लाई 6, 7 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, नीचे 2 को भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 4C2, तो 4C2 मतलब कि 4 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे हुआ ना ये, बराबर ना। तो इनके अगर कैंसलेशन करोगे ना, जैसे ये हो जाएगा 2 3 ज़ा, मतलब ये पहला 1 मल्टीप्लाई ये 7 3 ज़ा 21 और मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2 से इसको कट करेंगे कि 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा 6, तो 1 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 6, तो 21 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 126। मतलब ये जो कंडीशन दी गई थी कि एक न्यूज़पेपर लेना ही है और एक मैगज़ीन नहीं लेना है, तो उसका सिलेक्शन 126 वे में हो सकता है, बराबर। समझ आई बात, कंडीशन समझ में आई ना, कि भाई ये पहली कंडीशन जिसमें नॉर्मल था 8 में से 3 न्यूज़पेपर, 5 में से 2 मैगज़ीन्स, लेकिन इसमें सिलेक्शन करना था हमें कि भाई एक न्यूज़पेपर तो लेना ही है, एक मैगज़ीन तो नहीं लेनी है, तो उसकी कंडीशन अलग, बराबर ना। हो सके तो इसे भी जो है वो इम्पोर्टेंट टिक कर लो। मैंने पहले भी बोला था इम्पोर्टेंट मतलब कि हाँ भाई ये सम थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से करना है, एग्ज़ाम में पूछेंगे इसीलिए इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान से करना है ये सम, इसलिए उसे इम्पोर्टेंट टिक कर लिया करो, ठीक है। तो ये 14 वाला सम लिखो, तो उसके बाद फिर 15th वाला क्वेश्चन देखें, बराबर। देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में ना ये कंडीशन लिखी गई है NP2 प्लस NC2 इक्वल टू 84, ऐसे दिया हुआ है, और जिसमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखो यहाँ पर ये P, यहाँ C, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों साथ में है, बराबर ना, दोनों साथ में है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, ये NP2 तो उसमें परम्यूटेशन के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, NC2 को कॉम्बिनेशन के रूल के हिसाब से। हमने शॉर्ट में बताया है ना पहले भी कि देखो कि जैसे अगर 10p3 करना है, परम्यूटेशन के हिसाब से करना है 10p3, तो हम लोग क्या करते हैं 10 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, ये तो अब चैप्टर एंड हो रहा है, चैप्टर की स्टार्टिंग से ये बताया है हमने कि अगर 10p3 करना है तो इसका मतलब कि 10 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 10 9 8 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर 10c3 करना है 10c3, तो उसको क्या करते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं कि 10 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, 10 9 8, लेकिन उसमें ये 3 को भी 3 डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं नीचे 3 2 1, ऐसे लिखा जाता है ना उसको, बराबर ना। कि यहाँ पर 10p3 और 10c3 उन दोनों में ये फ़र्क है कि नहीं, परम्यूटेशन में सिर्फ ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, 10c3 अगर 2 होता तो 2 डिजिट मल्टीप्लाई, कॉम्बिनेशन में ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इसी रूल का यूज़ करके यहाँ लिखें ना कि जैसे NP2 मतलब उसको लिखें n को 2 डिजिट मल्टीप्लाई डिसेंडिंग ऑर्डर में, बराबर। ये P में खाली ऊपर ही ना, अपॉन में कुछ भी नहीं लिखते, उसमें कॉम्बिनेशन में अपॉन में लिखते हैं। तो ये जो NP2 है, तो NP2 को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई n को 2 डिजिट मल्टीप्लाई करना है, n को 2 डिजिट मल्टीप्लाई मतलब n एंड n-1, 2 डिजिट ऐसा ही ना डिसेंडिंग ऑर्डर में कि पहला n दूसरा n-1, और प्लस ये देखो NC2, ये C है कॉम्बिनेशन है, मतलब n को 2 डिजिट मल्टीप्लाई n-1 और अपॉन में 2, और अपॉन में 2 है तो 2 को भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1,
कॉम्बिनेशन में अपॉन में भी तो आता है ना फिर, बराबर ना। तो यहाँ पर NC2 मतलब n को 2 डिजिट मल्टीप्लाई n और n माइनस 1, नीचे 2 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 84। ये कंडीशन बनी, समझ आया। ये हमने सॉल्यूशन किया। अब इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। अब जनरल जो हमारा मैथ्स के रूल्स आते हैं वही जनरल मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अब इसे सॉल्व करते जाएं कि जैसे क्या होगा। देखो ये 2 1 ज़ा 2, सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें LCM करना होगा। तो ये कट होगा, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है, तो पहले इसका LCM करना ज़रूरी है। तो ये डिनोमिनेटर में से 2 हट जाएगा, बराबर। इसको ऐसे करेंगे हम लोग कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये n माइनस 1 प्लस ये भी ऐसे ही लिखें n माइनस 1 अपॉन में 2 1 ज़ा 2, बराबर। इसका मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 84। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या कर दिया जाएगा, LCM कर दिया जाएगा। कि अगर तीनों का LCM कर देना तो जिससे ये डिनोमिनेटर हट जाएगा, डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। ये तो हमारा जनरल मैथ्स है जो हम लोग 11th तक पढ़ते ही आए हैं हर स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर LCM हो जाएगा, तो 2 और 1 का LCM कितना 2 होगा। मतलब ये 1 है ना, इसको 2 बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 है ना, इसको 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये 1 को 2 बनाना हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप में होगा कि अब अगर ये नीचे 2 लिखा, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 का ऊपर न्यूमरेटर में, मतलब 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2n। 2n ब्रैकेट में n माइनस 1, वो तो ब्रैकेट में तो रहेगा ही ना, ये 2n और ये वही रहेगा, प्लस प्लस अब ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा n माइनस 1, 1 को n से मल्टीप्लाई वही रहेगा, और इक्वल टू ये 2 को 84 से मल्टीप्लाई, इसमें LCM किया तो 2 को 84 से मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा 168, बराबर। तो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में से हट गया, नीचे LCM कर दिया ना, तो अब ये नीचे नंबर हट गए सब, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन करें तो सिंपल सॉल्यूशन पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट क्लियर कर देते हैं, पहले ब्रैकेट क्लियर कर देते हैं उसमें। तो अगर ये ब्रैकेट क्लियर कर देना उसमें तो ऐसे हो जाएगा कि ये 2n का ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2n का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2n को n के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n को 1 के साथ करेंगे तो वो होगा 2n, बराबर ना, माइनस 2n, ये 2n स्क्वायर और ये माइनस 2n, प्लस n को n के साथ करेंगे, n को n के साथ तो n स्क्वायर, और n को 1 के साथ करेंगे तो वो n, बराबर। ये n का दोनों के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल टू ये तो रहेगा ही 168, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब जो ये सिमिलर टर्म्स हैं उनका प्लस माइनस, कि जैसे देखो ये 2n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर एंड n स्क्वायर कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर, 2n स्क्वायर एंड n स्क्वायर 3n स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस 2n और माइनस n, तो माइनस 2n माइनस n कितना हो जाएगा माइनस 3n हो जाएगा, बराबर ना, माइनस 3n इक्वल टू 168, ऐसे हुआ कि नहीं, बराबर। ये कंडीशन मिली ना हमें। तो अब इसके आगे क्या होगा कि अब इसके आगे क्या करेंगे कि 168 को भी इस साइड ले आए, सब नंबर इस तरफ लेके आए ना, तो मतलब ऐसे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये 3n स्क्वायर माइनस 3n 168 इस साइड आएगा तो माइनस 168 इक्वल टू 0, बराबर ना। इक्वल टू के उस साइड कुछ भी नहीं ना, सब इस तरफ ले आए तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो ये 3 टर्म्स बचे, अब कुछ याद आ रहा है, आगे के स्टैंडर्ड्स का कुछ याद आ रहा है, 10th में 9th में 8th में ये सीखते आए थे कि जब ऐसे 3 टर्म्स बच रहे हैं कि जिसमें पहला n स्क्वायर फिर n फिर खाली नंबर है, तो इसमें यूज़ होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन इसमें करते हैं, या हम लोग उसे सिंपल कहते हैं ट्राइंगल मेथड, कि ट्राइंगल मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड इसमें यूज़ होती है।
तो अब ध्यान देना उसमें कैसे करना है कि इसमें सबसे पहले अगर तीनों में से कुछ कॉमन निकलता हो तो वो कॉमन निकाल देते हैं, उसे हटा देंगे। कि जैसे तीनों में से 3 3 3 कॉमन निकल रहा है, तीनों 3 की टेबल में आते हैं। ये जनरल मैथ्स है जो 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नया स्टेप नहीं है 11th में, बराबर ना। और ना ही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इसको ऐसे करो ऐसे करो, ये जनरल मैथ्स है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 3 तीनों में से कॉमन निकल जाएगा। तो अगर 3 कॉमन निकाल दें, ध्यान देना है इसमें, तीनों में से 3 कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा सिर्फ n स्क्वायर, 3 कॉमन, बराबर। 3 हटा दिया, इसमें से बचेगा सिर्फ n, यहाँ सिर्फ n बचेगा। और यहाँ पे इसमें से 3 कॉमन निकाल दो, मतलब 3 से डिवाइड कर दो, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो वो बचेगा 56 इक्वल टू 0, बराबर ना। एक्चुअली इसमें से जब 3 कॉमन निकालते हैं तो आगे लिखते हैं ना, जैसे भाई ये 3 कॉमन निकाला आगे, फिर वो 3 चला जाता है 0 के डिवाइड में, यहाँ इक्वल टू 0 है और 0 के साथ 3 का डिवाइड करो तो वो 0 ही रहता है। इसलिए वो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बताने की ज़रूर नहीं है। जब यहाँ इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो 3 डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये सीधा कॉमन निकल गया। अब ये 3 टर्म्स बचे। अब इसमें रियल फैक्टराइजेशन की मेथड करते हैं। कुछ याद करवाऊँ तो फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं कि यहाँ लास्ट में 56 है ना, तो 56 के ऐसे पार्ट करते हैं, 56 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिसका माइनस, यहाँ माइनस है इसीलिए कि जिसका माइनस मिडल टर्म में कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है ना, तो 56 का ऐसा पार्ट करते हैं कि जिसका -1 आता हो, बराबर। कुछ कुछ याद आ रहा हो अगर आपको शायद ये मेथड, कि 56 का ऐसा पार्ट करते हैं कि जिसका -1 होता हो। तो 56 का पार्ट कैसे होता है, 56 का पार्ट हो जाएगा 8 7 जा, हो जाएगा ना 8 7 जा, कि जहाँ पर 8 7 जा 56 भी होता है और 8 -7 तो 1 भी होता है, बीच में मिडल टर्म 1। फैक्टराइजेशन में यही करते हैं कि आखिरी नंबर का ऐसा फैक्टर करो कि जिसका प्लस माइनस ये मिडल नंबर आता हो, मिडल टर्म आता हो, बराबर। तो इसको अब ऐसे लिखा जाएगा कि 56 का फैक्टर 8 7 जा, तो यहाँ पे उसको लिखेंगे कि पहला नंबर वही रहेगा n स्क्वायर, आखिरी नंबर भी वही लिखते हैं 56, पहला और आखिरी चेंज नहीं होता। मिडल टर्म में ये लिखेंगे 8 and 7, मतलब मिडल टर्म n है ना, तो उसकी जगह पे लिखेंगे -8n प्लस 7n। क्यों माइनस प्लस, क्योंकि दोनों का माइनस करना है ना, 8 और 7 का क्या करना है, प्लस के माइनस, दोनों का माइनस करना है तो 1 बनेगा ना, दोनों का प्लस करोगे तो 8 और 7 15 हो जाएगा, बराबर। यहाँ मिडल टर्म में 15 थोड़ी लाना है, मिडल टर्म में 1 लाना है, तो 8 और 7 का माइनस करना है। और माइनस तब होता है जब दोनों में डिफरेंट साइन हो, एक में माइनस एक में प्लस हो तो वो माइनस प्लस होता है ना, बराबर ना। अगर दोनों में प्लस होता, दोनों में प्लस की साइन दे देते तो प्लस 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 हो जाता, 8 और 7 15। दोनों में अगर माइनस की साइन भी लिख देते तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता। इसलिए यहाँ करना है हमें माइनस, तो दोनों में देनी पड़ेगी डिफरेंट साइन, तो इसलिए इसको माइनस की साइन दे दी और इसको प्लस की साइन, कि ये -8n और +7। यहाँ पे जो बड़ा नंबर हो ना, जनरली रूल वाइज जो बड़ा नंबर हो उसमें ये साइन देते हैं, जो मिडल टर्म की साइन है, जो यहाँ साइन है वो साइन बड़े नंबर को देते हैं, दूसरे को अपोजिट, ठीक है। ये सब रूल्स पहले के स्टैंडर्ड्स में सीखते थे हम लोग, है ना, 8 9 10 में ये सीखे थे, 11th में भूल गए, तो इसलिए शॉर्ट में याद करवा रहा हूँ, ध्यान देना और इस सम्स को अच्छी तरह से समझना। क्या करते हैं भाई, यहाँ पे साइन क्यों इसको माइनस नहीं दी, इसको प्लस क्यों नहीं दी, क्योंकि यहाँ जो साइन होती है वो साइन हमेशा बड़े नंबर को देते हैं, जो लार्जर डिजिट हो वो, तो जो 8 है तो इसलिए ये साइन इसको दी और बाकी इसको अपोजिट साइन, प्लस की साइन, बराबर। तो यहाँ हो गए हमारे ये 3 टर्म्स में से 4 टर्म्स, 4 टर्म बन गए। अब इनमें क्या करते हैं, तो इनमें 2-2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं, 2-2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। कि देखो जो पहले 2 टर्म हैं, जस्ट ये लाइन कर रहा हूँ, जरूर नहीं है, जस्ट समझाने के लिए, कि ये n स्क्वायर -8n, इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो इन दोनों में से कॉमन n हो रहा है, n कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फिर n स्क्वायर में से n कॉमन तो n बचेगा, -8n में से n कॉमन तो 8 बचेगा, n -8, बराबर।
और प्लस प्लस यहाँ पे 7n माइनस 56, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में से 7 कॉमन निकल रहा है। ये दोनों नंबर दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो कॉमन 7 निकाल दें। तो 7n में से 7 कॉमन तो बचेगा n, माइनस 56 में से 7 कॉमन तो वो बचेगा 8 इक्वल टू 0। बराबर ना। 56 में से 7 कॉमन मतलब कि भाई 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 8 ज़ा 56। बराबर ना। ऐसे फैक्टराइजेशन में ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम ही होने चाहिए, ये दोनों सेम ही होने चाहिए। 8n माइनस 8 वो दोनों सेम आ गए, तो जो सेम आ गए ना ब्रैकेट, उसे पहले लिख देते हैं। n माइनस 8 जो सेम आ गए उसे एक करके लिख देंगे कॉमन n माइनस 8, और जो नहीं है उसे दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 7 इक्वल टू 0। ये n माइनस 8 और n प्लस 7, अभी इस स्टेप में आते हुए आपको शायद याद आया होगा, हाँ ऐसा 10th में करते थे। बराबर ना। तो अब जो ये दो ब्रैकेट मिले ना, तो दोनों ब्रैकेट को 0 के साथ लिखते हैं। दोनों को 0 के साथ लिखा जाएगा, मतलब यहाँ n माइनस 8 इक्वल टू भी 0 और n प्लस 7 इक्वल टू भी 0। ये n की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जहाँ पर ये माइनस 8 को अब उस साइड ले जाएं तो n इक्वल टू 8 होगा, एंड और यहाँ पर और 7 को उस तरफ ले जाएं तो n इक्वल टू माइनस 7। इन दोनों में से n की निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो n ढूंढ रहे थे वो n की 2 वैल्यू मिली, लेकिन n का आंसर माइनस में कभी नहीं होगा। बराबर ना। तो इसके लिए इन दोनों में से करेक्ट वैल्यू कौन सी हुई, 8 हुई। बराबर। यहाँ पे लिखेंगे कि द नेगेटिव वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल, n की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सो n इक्वल टू 8। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो यही आंसर मिला ना, n इक्वल टू 8। ये मिला कि नहीं फाइनल आंसर। बराबर। समझ आया इसमें n कैसे फाइंड करना है। बराबर। तो इसे भी अच्छी तरह से लिखो। तो अब उसके बाद आखिरी इसके बाद वाला 16th वाला क्वेश्चन देखें। बराबर। देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा लिखा हुआ है कि NPR डिवाइड बाय NCR इक्वल टू 24 डिवाइड बाय दिया हुआ है, और इसमें से हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, N नहीं R ढूंढना है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, NCR और NPR और NCR, कोई N भी नहीं दिया हुआ है, R भी नहीं दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है R। बराबर। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें कोई नंबर ही नहीं है ना, तो हम लोग उसकी बेसिक फार्मूला लिखेंगे। ठीक है ना। कोई नंबर ना हो तो क्या करते हैं, उसमें बेसिक फार्मूला लिखते हैं कि जैसे देखो ये NPR, तो NPR की फार्मूला आती है बेसिक फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। यही है कि नहीं बेसिक फार्मूला इसकी, सही बात है ना। और डिवाइड बाय NCR, तो NCR की बेसिक फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 24। ये दोनों की बेसिक फार्मूला ना। अब क्या करेंगे कि देखो बीच में डिवाइड दिया हुआ है, तो अब ये भी एक जनरल मैथ्स का रूल है कि भाई ये डिवाइड दिया हुआ है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है ना, रेसिप्रोकल ऊपर नीचे हो जाता है कि नहीं। मतलब ऐसा कि ये पहला नंबर तो वही रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन में ये भी वही n माइनस आर फैक्टोरियल। ये डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो बाद वाला है उसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर हो जाएगा r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू 24। डिवाइड का मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। बराबर। सिंपल मैथ्स का ये रूल है। तो अब ये मल्टीप्लाई किया ना, अब मल्टीप्लाई हो गया ना, तो अब कट कर सकते हैं। कट क्या, तो देखो ये n फैक्टोरियल कट हो सकता है। बराबर। ये n माइनस आर फैक्टोरियल ये पूरा कट हो सकता है, बचा सिर्फ r फैक्टोरियल। हमें r ही तो ढूंढना था, तो बचा सिर्फ r फैक्टोरियल। मतलब आंसर में क्या बचा, r फैक्टोरियल इक्वल टू 24। r फैक्टोरियल इक्वल टू 24 ना। अब देखो ये फैक्टोरियल दिया हुआ है,
तो ये भी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बोला था कि 1 to 10 तक के फैक्टोरियल्स याद रखना, कभी भी कहीं भी काम आएंगे। बराबर, याद किए थे? किए हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 to 10 तक के फैक्टोरियल्स याद रखो ना, तो यहाँ काम आएगा कि जैसे ये r फैक्टोरियल इक्वल टू 24 है, तो आप याद कर सकते हो 24 किसका फैक्टोरियल है? 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल 24 आता है? तो 4 का फैक्टोरियल आता है ना। 4 का फैक्टोरियल करो, 4 3 2 1, तो आंसर 24 आता है। होता है कि नहीं? मतलब यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जैसे r फैक्टोरियल इक्वल टू 24 की जगह पर 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, है कि नहीं? कि r फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 24 4 फैक्टोरियल ही है। और इस लॉजिक के हिसाब से r इक्वल टू कितना मिला? 4 मिला। या r फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल हटाओ भी तो r इक्वल टू कितना मिला? 4 मिला ना। बराबर ना। इस लॉजिक से हमें r की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो r इक्वल टू कितना मिल गया? 4। ठीक है, समझ आई बात? ये कैसे r फाइंड करना था। बाबा जो आखिरी के दोनों क्वेश्चन किए 15 16 दोनों लॉजिकली थे, उसे भी ध्यान रखना ये। बराबर, तो यहाँ जैसे हमने ये कंप्लीट किया ना ये, अब जो बाकी के सम्स, आगे की नई मेथड्स, आगे के सम्स, ठीक है, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।